Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. पेपर वन के फाइनल प्रिपरेशन में लॉजिकल रीजनिंग यूनिट का सुपर फास्ट रिवीजन सेशन आज मैं लेकर आई हूँ, जहां पर स्टूडेंट्स अगले 60 मिनट्स के अंदर हम पूरा सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है एंड इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स एग्जामिनेशन में बार बार आते हैं उनको इस सेशन में हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ डिटेल में देखेंगे। तो आप सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी पॉइंट्स मैं बताऊं उनको आप नोट ज़रूर कीजिएगा। एग्जामिनेशन को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर मेजर फोकस रखिएगा। यहाँ पर हम कंप्लीट कोर्स भी लेकर आए हैं स्टूडेंट्स, जो 100% आपको एग्जामिनेशन से पहले पूरा सिलेबस कवर करवाने की गारंटी देता है, वो भी डेली लाइव लेक्चर्स के साथ। इन लेक्चर्स में आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक आपकी फाइनल रिवीजन को बूस्ट अप करेंगे, जहां पर आपको सभी स्टेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। अब ये क्लासेस ज्वाइन कैसे करनी है, इसके लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना होगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखिए, यहाँ पर आप कंटेंट पर क्लिक करके फ्री डेमो वीडियोस भी देख सकते हो। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आ जाएगा कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए सिर्फ यही कोर्स बेस्ट है। इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम का क्या लेवल है, एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए ये कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया गया है। एंड डेली लाइव क्लासेस के लिए आपको यहाँ पर 9 PM आकर ज्वाइन करना है। मॉक टेस्ट भी आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे, साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यूज भी सभी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो आप इजीली गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके भी हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके सामने ये सिलेबस है और आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि युक्ति युक्त तर्क यूनिट में आपके सिलेबस को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है जिसमें कि हम लोग लॉजिक और वेन डायग्राम्स के बारे में देखते हैं, और दूसरे हिस्से में हम इंडियन लॉजिक के बारे में देखते हैं। दोनों हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर पार्ट की अगर हम बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं, और 3 से 4 क्वेश्चंस इस वाले पार्ट में से एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मैं सिंपल से सिंपल तरीके से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग में आपको पता होना चाहिए लॉजिक क्या होता है। देखो, लॉजिक जो है इसको हिंदी में बोला जाता है तर्क। अब दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति बहुत ही तर्क के साथ कोई बात आपको बताए, बहुत ही लॉजिक लगा करके कोई बात आपको बताए, तो आप उसकी बात को जरूर मानते हो। तो लॉजिकल रीजनिंग भी हमें यही बताता है कि अगर दो लोग या दो से ज्यादा लोग आपस में बात कर रहे हैं और उनकी बात का जो फाइनल कंक्लूजन है, जो फाइनल निष्कर्ष है, वो निकालने में लॉजिकल रीजनिंग हमें मदद करता है। लॉजिकल रीजनिंग का ये इंट्रोडक्शन था। अब इसमें पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलोजिज्म, यानी कि सिलोजिज्म क्या होता है। इसमें हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं एंड उन स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए, एग्जाम में क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी दी होती है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, जो कि इलॉजिकल सी होती है, जिनका कोई फाइनल मीनिंग नहीं निकल पाता। तो स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज मत होना। सिलोजिज्म की खास बात यही है कि इसमें आप लोगों को स्टेटमेंट के जो स्टेटमेंट्स गिवन है उसके मीनिंग पर नहीं जाना है, बल्कि क्वेश्चन में क्या मांगा गया है, क्या पूछा गया है, डायरेक्टली उस पर जाना है। अब जैसे इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। इन दोनों स्टेटमेंट्स को इकट्ठा बोलते हैं प्रीमाइसेस। ठीक है, प्रीमाइसेस इनको कहा जाता है। सो देखो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। पहली बोलती है ऑल पेन्स आर पेंसिल्स। हर एक पेन क्या पेंसिल होता है? ऑल पेंसिल्स आर बुक्स। हर एक पेंसिल क्या बुक होती है? नहीं होती है। तो इसमें कहा गया है कि कई बार स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन इलॉजिकल नजर आते हैं, अतार्किक नजर आते हैं, लेकिन सिलोजिज्म से संबंधित प्रश्नों का हल करते समय उम्मीदवारों को दिए गए कथनों को 100% सत्य मानना चाहिए। ये एक ट्रिक है। ठीक है, अब देखो, ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रीमाइसेस क्या होते हैं। दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को प्रीमाइसेस बोला जाता है, और कंक्लूजन जो होता है वो होता है निष्कर्ष। ओके, प्रीमाइसेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अब देखो, प्रीमाइसेस को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, एक स्टेटमेंट को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि विषय और विधेय। सब्जेक्ट क्या होता है? अब जैसे ये वाली पहली स्टेटमेंट है, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स। ठीक है,
सो इसमें ये जो पेन्स है ये होता है सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी स्टेटमेंट में पहला जो शब्द होता है वो सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है प्रेडिकेट, यानी कि विधेय। तो पहला हमेशा, जैसे इस वाली स्टेटमेंट में ये सब्जेक्ट है, विषय है, बुक्स क्या है, ये विधेय है यानी कि प्रेडिकेट है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। इसके बाद दूसरी चीजें आती है मिडल टर्म, माइनर टर्म और मेजर टर्म, प्रमुख पद, लघु पद और मध्य पद। एग्जाम में ये पद आपको ढूंढने के लिए पूछा जाता है, आपको पूछा जाता है कि इस तरीके से एग्जाम्पल दिया होगा, आपको बताना है कि इसमें से मिडल टर्म बताइए। एक मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। सबसे पहले मिडल टर्म की बात करते हैं। मिडल टर्म होती है एक कॉमन टर्म, ठीक है। देखो इसमें क्या है, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, ऑल पेंसिल्स आर बुक्स। सो दोनों स्टेटमेंट्स में, इसमें हमने कंक्लूजन को नहीं देखना है, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट्स में कॉमन क्या है, कॉमन है पेंसिल, ठीक है। तो पेंसिल्स क्या हो गई, पेंसिल्स यहां पर आ गई मिडल टर्म। ओके, मिडल टर्म को क्या कहते हैं, मिडल टर्म को कहते हैं मध्यम पद। In a syllogism, a middle term is a term that appears in both the premises. ये दोनों ही premises में है, दोनों ही statement में है, लेकिन conclusion में नहीं है। देखो पेंसिल्स आपको कंक्लूजन में नहीं दिखेगा, तो ये मिडल टर्म की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि एग्जाम में पूछी गई है। मिडल टर्म एक ऐसी कॉमन टर्म होती है जो कि दोनों स्टेटमेंट में दिखती है लेकिन कंक्लूजन में नहीं दिखती, निष्कर्ष में नहीं दिखती। सो यहाँ पर हमारे पास मिडल टर्म क्या हो गई, मिडल टर्म हो गई पेंसिल्स। उसके बाद आती है मेजर टर्म। मेजर का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, प्रमुख होता है। सो प्रमुख जो चीज होती है उसको सबसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है। प्रमुख चीज सबसे ऊपर होती है। सो इसमें देखो ये तो मिडल टर्म है, तो मेजर टर्म क्या है, पेन्स है। मेजर टर्म क्या है, पेन्स है। इसको कैसे हमने देखा, पहली स्टेटमेंट में जो दो शब्द है, एक को पहले हम मिडल टर्म मान लेंगे, जो बचा बाकी दूसरा वो होता है मेजर टर्म। उसके बाद आता है माइनर टर्म। सो माइनर टर्म होती है हमेशा सेकंड स्टेटमेंट में, मेजर टर्म हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट में होती है, माइनर टर्म हमेशा सेकंड स्टेटमेंट में होती है। एंड इसमें भी मिडल टर्म जो है, एक शब्द मिडल टर्म आ गया, इसको हटा देंगे, जो दूसरा बाकी बचा वो हो गया माइनर टर्म्स। सो बुक्स यहाँ पर है माइनर टर्म, ठीक है। प्रमुख पद, माइनर टर्म मतलब लघु पद, और मिडल टर्म मतलब मध्यम पद। डेफिनेशंस पर एक बार जाते हैं। द टर्म in a syllogism that is the predicate of conclusion is known as major term। अब देखो मेजर टर्म का एक और यहाँ पर रूल क्या है, इसमें कहा है कि predicate of conclusion, कंक्लूजन का प्रेडिकेट क्या है, कंक्लूजन का प्रेडिकेट जो है वो हमारे पास मेजर टर्म होती है, ओके। अब यहाँ पर एक मैं आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूं। ऑल डॉग्स आर कैट्स, रुको इसको इस तरीके से लिखते हैं हम अच्छे से। ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल कैट्स आर lions, therefore all dogs are lions। ठीक है। सो ये है स्टेटमेंट वन यानी कि प्रेमाइस वन, और ये है स्टेटमेंट टू, और ये है कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। इसमें कहा गया है हर कुत्ता बिल्ली होता है, और इसमें कहा गया है हर बिल्ली शेर होता है, और कंक्लूजन बोलता है, इसका मतलब ये है कि हर कुत्ता शेर होता है, ठीक है। सो अब इसमें आप मुझे सिर्फ बताइए मिडल टर्म कौन सी है, मिडल टर्म इनमें से कौन सी है, ये मुझे बताइए कमेंट करके, ठीक है। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, जरूर बेझिझक पूछिएगा, आप सबका रिप्लाई मैं हमेशा की तरह जरूर करूंगी। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, देखो पहले वाली जो हमने स्टेटमेंट्स देखी उसमें आपने एक शब्द नहीं देखा होगा जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। वो शब्द क्या है, वो शब्द है देयरफॉर। सो किसी भी स्टेटमेंट में, इसको नोट कर लीजिए, किसी भी स्टेटमेंट में अगर आपको हेंस, देयरफॉर, सो
ठीक है? इस तरीके के कुछ टर्म्स नज़र आते हैं, इसका मतलब है कि वो हमें कंक्लूजन बता रहा है, वो हमें 2 ऊपर की बातों का निष्कर्ष बता रहा है। ओके, सो ये होमवर्क क्वेश्चन है, मिडल टर्म बताइए मुझे। अब देखो, इसमें एक चीज और दी है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कैंसलिंग टर्म्स एंड इन इंडियन लॉजिक इसको रीजन या हेतु बोला जाता है। हेतु भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आगे कवर करेंगे। रीजन को, किसी भी चीज का जो कारण होता है, उसको इंडियन लॉजिक में यानी कि संस्कृत वर्ड्स में हेतु कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिए। ओके, अगला जो स्टेटमेंट है ये है, आप लोगों ने सिलेबस में देखा है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, रूल्स ऑफ सिलोजिज्म। ठीक है, रूल्स ऑफ सिलोजिज्म से ही हम क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पर जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे आपको और भी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें 4 चीजें होती हैं। ठीक है, देखो यहां से हम देखते हैं 4 चीजें होती हैं, ए, ई, आई एंड ओ। ए का मतलब होता है ऑल, ई का मतलब होता है नो, आई का मतलब होता है सम, और ओ का मतलब होता है सम नॉट। ठीक है, ये 4 चीजें होती हैं, ए, ई, आई, ओ। अगर मैं आपको बोलूं कि ऑल बुक्स आर पेन्स, तो इसका मतलब है कि ये कौन सी स्टेटमेंट है, ए वाली स्टेटमेंट है। अगर मैं आपको बोलूं नो बुक्स आर पेन्स, नो आ गया, मतलब ये ई वाली स्टेटमेंट है। अगर मैं आपको बोलूं सम बुक्स आर पेन्स, सम मतलब आई। ठीक है, और लास्ट में आता है हमारे पास ओ, ओ में स्टेटमेंट होती है सम बुक्स आर नॉट पेन्स। ये चीजें याद हो गई, ए, ई, आई, ओ। अब ए, ई, आई को ऐसे नहीं लिख सकते आप कि ए, आई, ओ, ई लिख दिया, ये बिल्कुल गलत मेथड है। इसको ऐसे कभी भी नहीं लिखना। इसको लिखने का एक तरीका होता है, अगर वो तरीका यूज करोगे तो और इजी हो जाएंगी चीजें। इसको ऐसे लिखा जाता है ए, ई, आई एंड ओ। अगर ऐसे लिखना समझ गए तो आगे की चीजें समझ लो आपकी 20% क्लियर हो गई है। ठीक है, अब देखो इसमें कहा गया था ऑल एस आर पी, ऑल सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट यूनिवर्सल। अब देखो यूनिवर्सल क्या होता है, अफर्मेटिव क्या होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होता है, ये भी आपको बताती हूँ। अब मेरे पास एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं, मेरे पास 100 बुक्स हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया कि ऑल बुक्स आर पेन्स, यानी कि सभी किताबें, सभी का मतलब यूनिवर्सल, जितनी भी चीजें हमारे पास हैं जब सबको लिया जाएगा तो वो यूनिवर्सल होगा। एंड क्योंकि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसमें नो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, तो वो अफर्मेटिव होगी। तो ये अफर्मेटिव हो गई। अब जैसे देखो इसमें नो लिखा है, इस वाली स्टेटमेंट में नो है, इस वाली स्टेटमेंट में नो है, तो ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, किसी पर्सन का बिहेवियर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये उसकी क्वालिटी बताता है। ठीक है, सो क्वालिटी क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव क्वालिटी, नेगेटिव जहां पर नो वर्ड आ गया वो नेगेटिव क्वालिटी। एग्जाम में आता है, याद कर लीजिए। उसके बाद आता है क्वांटिटी, यानी कि कितने। अगर मैंने बोला कि 100 बुक्स में से मैंने 100 ऑल सेलेक्ट कर ली, तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी कितनी है, सारी है, तो यूनिवर्सल, सबको ले लिया। नो में बोल दिया यानी कि 100 में से मैंने एक को भी नहीं लिया, जीरो, तो ये भी किसी को भी नहीं लिया, सबको ही छोड़ दिया, तो वो भी यूनिवर्सल होता है। सम यानी कि 100 में से कुछ को लिया, 100 में से 50 सेलेक्ट किए, 100 में से 40 सेलेक्ट किए, तो वो क्या हो गया, वो पर्टिकुलर हो गया। वैसे ही सम नॉट, सम जहां पर आ गया वो पर्टिकुलर है, बस सीधा याद रखिए। जहां पर सम आ गया वहां पर पर्टिकुलर होगा, बाकी जगह यूनिवर्सल होगा। जहां पर नो आ गया वो नेगेटिव होगा, बाकी के अफर्मेटिव होंगे। इतना सा याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पर, जिसमें है विपक्ष का शास्त्रीय वर्ग। अब इस टॉपिक में से 100% आपको एक या दो क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। नोट कर लीजिएगा हर एक चीज को, अगर नहीं पढ़ा है, इजी है, बहुत इजी है। देखो ए, ई, ए, आई,
AEOI का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। AEIO के कॉन्सेप्ट से ही आगे को बढ़ते हैं, तो हम आते हैं क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पर। इसमें हमें ये AEI और O के बीच में रिलेशनशिप बताता है। अब ये हमें बताता है कि अगर हम A को यानी कि ऑल वाली टर्म को E वाली टर्म यानी कि नो वाली टर्म के साथ जोड़ें या फिर इनके बीच में रिलेशनशिप देखें तो क्या होगा? जैसे कि अगर मैं बोल देती हूँ ऑल पेन्स आर पेंसिल्स और दूसरी तरफ मैं बोल देती हूँ नो पेन्स आर पेंसिल्स। पहले मैंने बोला सभी पेन पेंसिल हैं, दूसरे में बोला कोई भी पेन पेंसिल नहीं है। तो ए और ई वाली स्टेटमेंट है। तो आपको लगता है कि दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ ट्रू हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो इसको आप छोड़िए। इस पे टॉपिक को डिटेल पे जाने से पहले आपको बता देती हूँ कि पेपर 1 के साथ-साथ पेपर 2 पर ज़रूर ध्यान दीजिए। पेपर 2 ऑलरेडी हमने पढ़ा है, लेकिन यूजीसी नेट एग्ज़ाम या फिर किसी भी सेट एग्ज़ाम का क्या लेवल है, क्या पैटर्न है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप सब स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है, जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में है। ये स्टडी मटेरियल में आपको हम फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। सो आप लोगों को ये स्टडी मटेरियल यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के साथ साथ इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी जरूर मदद करेगा। ठीक है, एंड मैं आपको ये श्योरिटी देती हूँ कि जब तक आपका एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता, आप लोग इस स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा सकते हो। सो गिवन लिस्ट है आपके सामने, जिसमें सब्जेक्ट्स के नाम है। तो इसमें देखिए, अपने पेपर 2 का सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। एंड जैसे कि मैंने कहा, जब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता, तब तक इसका बेनिफिट आप लोग उठा सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, हम बात कर रहे थे क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की, उसमें इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिलेशनशिप के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ए का आई के साथ, ए का ई या ओ के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो देखो, अच्छे से इस चीज को सुनिएगा, समझिएगा। ओके, सो यहाँ पर देखो, ए और ओ के बारे में सबसे पहले देखते हैं। ये सबसे इजी रिलेशनशिप है। देखो, ए और ओ कॉर्नर्स को मैच कर रहे हैं, वैसे ही ई एंड आई, ये भी दोनों एक दूसरे के कॉर्नर्स के साथ मैच हो रहे हैं। ये जो रिलेशन है, इधर का इधर के साथ, इधर का इधर के साथ, ये जो रिलेशनशिप होता है, इसको कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप। ठीक है, एक सेकेंड आप लोग रुकिए, मैं आप लोगों को और चीजें आसान करके देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, ऐसे याद रखिए, पहला रिलेशनशिप है ए का ओ के साथ और ई का आई के साथ। ठीक है, ये होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट। ठीक है, इसमें एक दूसरे के ऑपोजिट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ए वाली स्टेटमेंट को हमने बोल दिया कि ये बिल्कुल सत्य है, तो डेफिनेटली सी बात है, बिल्कुल पक्की बात है कि ओ फॉल्स ही होगा। लेकिन अगर हमने माना था कि ए फॉल्स है, तो इसका मतलब है कि ओ ट्रू होगा। ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक फ्रेंड ने बोल दिया कि मैं जा रही हूँ, तो दूसरी ने बोला मैं नहीं जाऊंगी। अगर दूसरी ने बोला होता कि मैं नहीं जाती, तो पहली वाली बोलती कि मैं तो पक्का जाऊंगी। वही हिसाब यहाँ पर, ये कॉन्ट्राडिक्टरी, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं। सेम गोज फॉर ई एंड आई। ई अगर ट्रू है तो आई हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। ई अगर हमने मान लिया फॉल्स है, तो आई हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, एक अगर ट्रू है तो दूसरा हमेशा फॉल्स होगा, एक अगर फॉल्स है तो दूसरा हमेशा ट्रू होगा। ये स्टेटमेंट है। एंड यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि रिलेशनशिप जो है,
ए का ओ के साथ ही होगा, ई का आई के साथ ही होगा, जो मैंने अभी आपको बात बताई। इसको कॉन्ट्राडिक्टरी बोला जाता है। इसी के साथ अब दूसरा रिलेशनशिप कौन सा है, दूसरा लेकर चलते हैं हम, कॉन्ट्ररी, ए और ई का रिलेशनशिप। ठीक है, इसको नोट इस तरीके से कीजिए, ए का रिलेशनशिप ई के साथ। ठीक है, ई आपको किसकी तरह दिखता है? ई जो है वो देखने में किसके जैसा है? एफ के जैसा है। ट्रिक बता रही हूँ, ई दिखने में एफ के जैसा है और एफ का मतलब होता है यहाँ पर फॉल्स। ठीक है, सो ए और ई का रिलेशनशिप हमें ये बताता है कि ये दोनों चीजें एक साथ में फॉल्स हो सकती हैं, एक साथ में झूठी हो सकती हैं, लेकिन एक साथ में सत्य कभी भी नहीं हो सकती। तो ए और ई का रिलेशनशिप क्या होता है? फॉल्स टुगेदर बट नॉट ट्रू टुगेदर। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है ए और ई का। अगला रिलेशनशिप, अब देखो अगला रिलेशनशिप क्या है, इसका ऑपोजिट है। ऊपर वाला अगर कॉन्ट्ररी था तो नीचे वाला सब कॉन्ट्ररी है, आई एंड ओ। ठीक है, सो आई एंड ओ, कॉन्ट्ररी का उल्टा सब कॉन्ट्ररी। तो इसमें क्या होगा, आई किसके जैसा दिखता है? देखो आई किसके जैसा दिखता है? टी के जैसा दिखता है ना। और ई देखो, इसको ऐसे याद रखो, ई एफ के जैसा दिखता है मतलब फॉल्स, आई टी के जैसा दिखता है मतलब ट्रू। तो आई एंड ओ में रिलेशनशिप ये हो सकता है कि ये दोनों हमेशा एक साथ ट्रू हो सकते हैं, लेकिन कभी भी एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। ओके, नोट कर लिया। इसके बाद फिर अगला रिलेशनशिप पे अगर जाएंगे तो ये रिलेशनशिप आ जाएगा ए और आई का, ई एंड ओ का। ये क्या है, ये दोनों सब ऑल्ट्रेशन है। ये तो कॉन्ट्ररी और सब कॉन्ट्ररी था ना, इसलिए इनके अलग अलग रूल्स थे। अब ये दोनों सब ऑल्ट्रेशन है तो ए से आई, ई से ओ का सेम रिलेशनशिप ही रहता है। ठीक है, सो इस रिलेशनशिप को हम कैसे लिखेंगे? ए से आई। ठीक है, ए से आई, ए से आई की ओर अगर हम लोग जाएंगे तो क्या होगा? अगर ए ट्रू है, अगर ए ट्रू है तो ये क्या करेगा, ये आई को भी ट्रू बना देगा। ठीक है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको आप इस एग्जाम्पल के साथ याद रख सकते हो कि जो हमारे सीनियर है, ठीक है, सीनियर्स हैं, वो अगर सत्य की राह पर चलते हैं, वो अगर सत्य की राह पर चलते हैं तो हम उनके जूनियर्स हैं, हम भी उनको देख देख कर सत्य की राह पर ही चलने लग जाएंगे। तो ऊपर से सीनियर से जब नीचे की ओर आएंगे, ऊपर वाला अगर सत्य है तो वो नीचे वाले को भी सत्य बना देगा, ए ट्रू है तो वो आई को भी ट्रू बना देगा। ठीक है, लेकिन नीचे से, अगर नीचे से ऊपर की ओर जाएं, नीचे वाला अगर झूठा है तो वो ऊपर वाले को भी झूठा साबित करने की पूरी कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे याद रखिए कि इसका मतलब है कि अगर आई फॉल्स है तो वो ए को भी फॉल्स बनाने की पूरी कोशिश करेगा, वो ए को भी पूरा फॉल्स बना ही देगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड ओ। सो ई अगर ट्रू है, सेम फॉलो होगा पैटर्न कि ऊपर वाला सत्य है तो वो नीचे अपने जूनियर्स को भी सत्य साबित करेगा, तो वो ट्रू किसको बना देगा, ओ को भी ट्रू बना देगा। लेकिन वहीं अगर ओ फॉल्स है तो ई का क्या हो जाएगा, ई का कुछ भी नहीं होगा। इस तरीके की कंडीशन एग्जाम में आती भी नहीं है, एंड ये हमेशा ऑलवेज डाउटफुल कंडीशन की कैटेगरी में ही काउंट किए जाते हैं। ओके, ओके, सो अभी तक आई होप बिल्कुल क्लियर है चीजें। ये जो मैंने AEIO का कॉन्सेप्ट, AEIO के बीच में रिलेशनशिप अभी तक बताया, इसमें से श्योर एक या दो क्वेश्चंस एग्जाम में आपको आएंगे। इस वाली स्लाइड को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं चीजों को। एक ही एग्जाम्पल बताऊंगी, बाकी हमने ऑलरेडी सेशंस में डिस्कस किया है। अगर मेरे पास स्टेटमेंट है, ऑल
बुक्स आर पेन्स, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट है नो बुक्स आर पेन्स। इसमें हमने क्या बोला था, ए और ई में दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं लेकिन एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। इसको मैंने बोल दिया कि ऑल बुक्स आर पेन्स की हाँ भाई सच में सभी किताबें पेन जैसी दिखती हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैंने बोल दिया और बुक नो बुक्स आर पेन, तो दोनों सत्य एक साथ नहीं हो सकती क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑल बोला, यहाँ पर नहीं बोला, लेकिन ये दोनों एक साथ फॉल्स हो सकती है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे और आपको एज इट इज डेफिनेशंस दी जाएंगी जो कि अभी तक मैंने बताई है। ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको डाउट रहता है ई और ओ वाले कॉन्सेप्ट में, है ना। ई और ओ वाले में डाउट रहता है तो इसको ऐसे याद रखिए। देखो ए से ई और ओ, ए एंड आई, ठीक है। ए से आई की ओर एक बार जा रहे हैं, एक बार यहाँ से वापस आ रहे हैं, ठीक है। सो इसमें हम मैं कलर्स चेंज करके बता रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए चीजें। ए से आई की ओर, आई किसके जैसा दिखता है, टी के जैसा दिखता है, तो ए से आई की ओर जा रहे हैं तो ये ट्रू हो जाएगा। आई से ए की ओर जा रहे हैं तो ये उसका उल्टा है तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ए से आई की ओर गए, आई टी जैसा दिखता है तो ट्रू की ओर ये हमें लेकर जा रहा है, सत्य की ओर लेकर जा रहा है। सेम विथ ई एंड ओ, ठीक है। ये वाला अगर क्लियर हो गया तो ई एंड ओ पे भी आपने सेम चीज को फॉलो करना है। अब देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स हैं। ऑल द स्टूडेंट्स क्लियर देयर एग्जामिनेशन, यानी कि ए। फ्यू, फ्यू का मतलब होता है सम। फ्यू स्टूडेंट्स डिड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन, यानी कि ये है सम नॉट। सम नॉट क्या होती है, ओ। तो यहाँ पर पहले आपको पता चल गया ए और ओ वाली स्टेटमेंट है, तो ये कौन सी स्टेटमेंट है, ए और ओ वाली स्टेटमेंट कौन सी होती है, कॉन्ट्राडिक्टरीज होती है। ये हमने अभी डिस्कस किया यहाँ पर, ए और ओ कॉन्ट्राडिक्टरी। सेम क्वेश्चन में अगर आपको दिया होता कि ऑल द स्टूडेंट्स क्लियर देयर एग्जामिनेशन एंड ये कहा होता नो स्टूडेंट क्लियर देयर एग्जामिनेशन, तो ये हो जाता ए और ई। ए और ई कौन सी स्टेटमेंट्स होती है, ये होती है कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स। ओके, आई होप क्लियर है कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो यहाँ पर विरोधाभास इसको कहा जाता है, कॉन्ट्राडिक्टरीज को। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस बोथ कैन बी ट्रू साइमल्टेनियसली। देखो ये भी अभी मैंने बताया, दो स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक साथ ट्रू हो सकती हैं बट दे कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, वो एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती। कौन सी होती है वो दो स्टेटमेंट्स, वो होती है सब कॉन्ट्ररी। अभी हमने पढ़ा सब कॉन्ट्ररी क्या होती है, ट्रू हो सकती है एक साथ पर फॉल्स नहीं हो सकती। ट्रू हो सकती है आई टी जैसा दिखता है तो ट्रू हो सकती है, ई एफ जैसा दिखता है तो फॉल्स हो सकती है। ओके, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर आपको ये ट्रिक समझ आ गई है मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्या ये ट्रिक्स आपको समझ आ रही है। अगर नहीं आ रही है, कोई भी डाउट है, तो मैं सेम वीडियो पर सेम सेशन आपके लिए लाइव लेकर आऊंगी ताकि आपके डाउट जो है वो साथ साथ में क्लियर होते रहे, ठीक है। अगर क्लियर हो रही है तो हमेशा की तरह कमेंट करके मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं इस तरीके की सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रख सकूं। एंड इसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी भी पर्टिकुलर यूनिट पर, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर पर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए एग्जाम से पहले तो मुझे वो भी बता दीजिए, रिक्वेस्ट आपकी जल्दी से जल्दी पूरी की जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। अब देखो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म जो हमने पढ़ा ना उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताई गई चीजें हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने पढ़ लिया, विधेय और विषय हमने पढ़ लिए। अब बात आती है कॉपिला की। कॉपिला वो वर्ड होता है जो कि इन दोनों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल क्लोथ्स आर फैशनेबल, सभी कपड़े जो हैं वो फैशनेबल होते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, प्रेडिकेट है, विषय और विधेय बता दिए। कॉपिला इन दोनों को जोड़ रहा है तो कॉपिला है आर, कॉपिला इन दोनों को जोड़ने में मदद करता है।
अगला आ जाता है फैलेसी। फैलेसी क्या होता है? ये अभ्यास होता है। अब देखो फैलेसीज़ को यहाँ पर बहुत सारे प्रकार की होती हैं, डिटेल में कवर करना थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं है। सो कुछ बेसिक सी जो इम्पोर्टेंट फैलेसीज़ हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जाएँगी, उनको ही हम यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है? फैलेसी को ना पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? फैलेसी को एक एग्ज़ाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। सो देखो मान लीजिए कि मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे आंसर बताइए, मुझे ये बताइए, मान लीजिए हम ऑफ़लाइन सेशन में, ऑनलाइन सेशन नहीं है, ऑफ़लाइन क्लास चल रही है, आप मेरे सामने हो। मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा और आप पूरी क्लास ने मुझे इग्नोर कर दिया। मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया, या फिर आप लोगों ने क्या कर दिया, आप लोगों ने जो है मतलब बात को ही चेंज कर दिया। लेकिन मेरी बात का आंसर नहीं दिया, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो वो क्या कहलाता है? वो फैलेसी कहलाता है कि आपने मुझे भ्रम में थोड़ा-सा डालने की कोशिश की। ओके? आप लोगों ने क्या किया? मुझे थोड़ा-सा भ्रम में डालने की कोशिश की और मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये एक बेसिक से प्रकार की फैलेसी होती है। ठीक है? सो फैलेसी एक एरर होता है किसी भी आर्गुमेंट में दैट डिसीव्स आवर माइंड। इट इज अ डिफेक्ट इन एन आर्ग्यूमेंट। किसी भी आर्ग्यूमेंट में कोई डिफेक्ट होता है दैट कंसिस्ट ऑफ समथिंग अदर देन मेयरली फॉल्स प्रीमाइस। अब देखो मैंने आप लोगों को, मान लीजिए दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दो सहेलियां, दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कुछ बात बताई कि तुमको पता है आज मेरा यूजीसी नेट का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन आए थे। दूसरी ने सुना, बात को अच्छे से सुन लिया, लेकिन वो ना इससे किसी और बात को ही बताने लग गई। उन्होंने इनकी बात का रिप्लाई नहीं किया कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, कैसा आया था। उन्होंने अपना ही बता दिया कि आज से 2 साल पहले मैंने भी नेट एग्जाम दिया था, और करते-करते वो बात ही चेंज हो गई। ठीक है? तब को उनको बीच में कोई तीसरा फ्रेंड मिल गया। बात क्या हो गई? एग्जाम की बात चल रही थी, वो खत्म हो गई। तो ये भी एक प्रकार की फैलेसी होती है, भ्रम होता है कि हम कुछ और चीज़ के लिए बैठे थे, कुछ और करना चाहते थे, लेकिन अनजाने में ही सही, लेकिन हम कहीं और पहुँच गए, कुछ और हो गया। फैलेसी 2 प्रकार की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है? सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया फैलेसीज़ को, बहुत ज़्यादा फैलेसीज़ हैं, सबको यहाँ पर कवर करना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ़ नाम बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। एंड अगर आपने मेरी फैलेसीज़ वाली डिटेल्ड वीडियो अभी तक नहीं देखी है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है? कमेंट कर दीजिए, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा कि फैलेसीज़ क्या-क्या होती हैं, कैसे अलग-अलग फैलेसी को याद रखा जा सकता है, ठीक है? तो एक फैलेसी आती है रेड हेयरिंग फैलेसी। रेड हेयरिंग फैलेसी, जिसको इंग्लिश में डेलिब्रेट डाइवर्जन भी बोला जाता है। ओके? जानबूझकर अगर हम किसी बात को दूसरी तरफ घुमा देते हैं, तो उसको डेलिब्रेट डाइवर्जन कहते हैं। रेड हियरिंग फैलेसी, हियरिंग मतलब सुनना, रेड हियरिंग मतलब नहीं सुनना, कि हमने सुनकर भी उस बात को अगर इग्नोर किया, बात को बदल दिया, वो रेड हियरिंग फैलेसी होती है। ठीक है? जैसे कि घर में कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि आप लोगों की एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है? तो हम उनको ये नहीं बोलते कि अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है। हमने क्या किया? हमने उनके सवाल का जवाब ये दे दिया कि तैयारी करने में तो बच्चों को 6-7 साल भी लगते हैं, एग्जाम बहुत टफ होता है। उन्होंने एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया, लेकिन बात को बदल दिया। तो इसमें भी रेड हेरिंग फैलेसी भी 2 प्रकार की होती है। एक वो होती है जिसमें हम थोड़े से जवाब को बदल देते हैं, टॉपिक को चेंज नहीं करते, बस थोड़ी-सी बात को घुमा देते हैं, लेकिन वो उसी टॉपिक से रिलेटेड होता है। जैसे कि अभी मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि उन्होंने ये नहीं बताया कि तैयारी उनकी कैसी चल रही है, लेकिन उन्होंने बात एग्ज़ाम की ही की, लेकिन कुछ और की। ठीक है? दूसरा होता है जिसमें उससे रिलेटेड डाइवर्जन नहीं होता। अब किसी को, मान लीजिए एक बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, तो उसकी मम्मी ने क्या किया, उसकी मम्मी ने बोल दिया कि चलो घर पर बहुत अच्छा खाना तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है, या फिर घर पर चलो तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस मैंने लाकर रखी है। तो वो क्या हो गया, उन्होंने बच्चे का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, उनका ध्यान खिलौने से हटाने के लिए बात को ही बदल दिया। तो वो आती है रेड हेयरिंग फैलेसी, डेलिब्रेट डाइवर्जन, जिसमें जानबूझकर हम बात का मोड़ ही बदल देते हैं। उसके बाद अगली फैलेसी आती है जिसका नाम है स्ट्रॉ मैन फैलेसी। स्ट्रॉ मैन फैलेसी, ठीक है?
अगर हमें पता होता है कि एक सामने वाला पर्सन झूठा है, सॉरी, एक सामने वाला पर्सन सच बोल रहा है, लेकिन हमारे पास कोई लॉजिक नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता कि हम उस पर्सन को सत्य ही मानकर चलें, तो इसके लिए हमें उसको झूठा मानना पड़ता है। ठीक है? तो वो क्या होता है? झूठा हम उसको जानबूझकर, सॉरी, 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 इस चीज़ को फिर से देखते हैं। स्ट्रॉ मैन फैलेसी क्या बोलती है? अगर हमें पता होता है कि सामने वाला बच्चा सत्य बोल रहा है, मान लीजिए टीचर और स्टूडेंट है। टीचर ने आपको कुछ पढ़ाया और कोई टॉपिक गलत हो गया गलती से, कोई क्वेश्चन गलत हो गया गलती से। अब स्टूडेंट्स ने यहाँ पर इकट्ठे होके बोल दिया कि आपने इसका आंसर गलत बताया। ठीक है? अब टीचर को क्या लग रहा है कि टीचर को थोड़े टाइम बाद समझ आ गया कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझसे गलती से गलत तो हो गया, लेकिन मैं तो टीचर हूँ, बच्चों के सामने अगर ऐसा हो गया कि मैंने गलत पढ़ाया तो मेरी तो यहाँ पर इज़्ज़त जाएगी, है ना? मेरी तो यहाँ पर इमेज खराब हो जाएगी, ऐसा होता है। तो उस समय टीचर क्या करेंगे? टीचर बच्चों को, अब इस मामले में तो वो टीचर्स बच्चों को गुस्सा नहीं कर सकती क्योंकि उनको पता है कि बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इस टाइम पे टीचर क्या करेंगे? बच्चों को कुछ नीचा दिखाने के लिए या डाउन फील करवाने के लिए या उनको चुप करवाने के लिए बात ही बदल देंगे और कोई ऐसा टॉपिक उठा लेंगे जिससे कि वो उसको डिफीट कर सकें। एक एग्जाम्पल लेते हैं। टीचर को स्टूडेंट ने बोल दिया कि मैम आपने ये गलत पढ़ाया था। ठीक है? टीचर को कहीं न कहीं थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हो गया कि गलत पढ़ाया, लेकिन टीचर अपना ईगो सैटिस्फाई करने के लिए इस बात को मान नहीं रहे कि उन्होंने वो गलत पढ़ा दिया था। और टीचर ने क्या कर दिया? टीचर ने बच्चों को इस तरीके से बोल दिया कि मैं तो देखना चाहती थी कि तुम क्लास में कितने अटेंटिव हो। ये देखने के लिए मैंने जानबूझकर ही आपको गलत आंसर बताया था। तो टीचर ने क्या किया? अपना एक ईगो मेंटेन करने के लिए, एक अपना अपर हैंड सेट करने के लिए थोड़ा-सा बात को बदल दिया और उस बच्चे की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है वो पॉइंट आउट करने वो लग गए। ओके? इसके बाद आती है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन, किसी पर्सन के आर्ग्यूमेंट पे हम कैसे यहाँ पर करते हैं, अपील टू इग्नोरेंस, फैलेसी ऑफ डिवीजन, हेस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी, ये सब प्रकार है। मिसिंग द पॉइंट, ये भी एक फैलेसी होती है। हर एक चीज को अगर डिटेल में देखने लगे तो समझ आएगा, बाकी के टॉपिक्स मिस हो जाएंगे, तो इस पे एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट है इंडियन लॉजिक, भारतीय तर्क क्या होता है? सो भारतीय तर्क में, ठीक है, भारतीय तर्क में 2 चीज़ें होती हैं। वो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑर्थोडॉक्स, एक होता है अनऑर्थोडॉक्स। अब ये ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है आस्तिक वेदास। आस्तिक वो लोग होते हैं जो कि भगवान और वेद पुराण इन सब चीज़ों में मानते हैं। भारत में कई लोग ऐसे हैं जो कि मानते हैं कि वेदों पुराणों में जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सत्य है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, यही चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं और यही हमारा जीवन है। तो वो होते हैं ऑर्थोडॉक्स। और अनऑर्थोडॉक्स होते हैं नास्तिक लोग जो कि वेद, पुराण, भगवान ये सब चीज़ों में नहीं मानते। उनको लगता है कि अपना कर्म कीजिए, अपना काम कीजिए और यही एक जीवन होता है। सो जो आस्तिक लोग होते हैं, जो वेद पुराण में मानते हैं, उसमें कुछ फिलॉसफीज़ आती हैं, जैसे न्याय फिलॉसफी, विशेषिका, मीमांसा जिसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, समख्या फिलॉसफी, योगा फिलॉसफी और उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत के नाम से जाना जाता है। वहीं नॉन वेदास में आता है बुद्धिस्ट, जैनिज़्म और चारवाक यानी कि भौतिकवादी। तो ये जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा, बुद्धिस्ट लोग, जैन लोग मंदिर मस्जिदों में नहीं जाते, मंदिर और कहीं नहीं जाते। ये लोग अपने शांत रहते हैं, अपने ही में लगे रहते हैं, अपने काम पे ध्यान देते हैं, ना इनको फालतू में कुछ। आपने इनको कभी देखा है कि बहुत मंदिरों में जा रहे हैं, जगराता हो रहा है, कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं। ये लोग वेद, पुराण, भगवान इन सब में इतना मानते ही नहीं है। इनको लगता है अपने कर्म कीजिए, वही काफ़ी है। ओके? इसके बाद अगला आता है प्रमाण। प्रमाण में सबसे पहली चीज तो आपको यहीं पर ये याद रखनी है कि प्रमाण होते हैं 6 प्रकार के इंडियन लॉजिक के हिसाब से। ठीक है? तो उसमें होते हैं 6 प्रकार के प्रमाण, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष। हर एक चीज को आगे डिटेल में बताऊंगी। पहला होता है प्रत्यक्ष, संस्कृत शब्द है प्रत्यक्ष, हिंदी में इसको परसेप्शन कहा जाता है।
उसके बाद आता है अनुमान यानी कि इन्फेरेंस, उसके बाद आ जाता है उपमना यानी कि कंपैरिजन, शब्द वर्बल टेस्टिमनी, अर्थपति इम्प्लीकेशन और अनुपलब्धि नॉन एप्रीहेंशन। ठीक है, इसी चीज को हम डिटेल में देखते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो चीज हमारे सामने है। आपने ये शब्द सुना होगा कि प्रत्यक्ष को कभी भी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है ना? तो प्रत्यक्ष जो चीज हमारे सामने है, अब कोई इंसिडेंट होता, मैंने अपने सामने देख लिया, अपनी आंखों के सामने देख लिया, तो उसके लिए मुझे किसी को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं होती है। ये मतलब होता है प्रत्यक्ष का। ठीक है, ये एक ऐसा प्रमाण होता है जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स को यूज करता है, हमारी इंद्रियों का प्रयोग करता है। कोई चीज अगर मैंने अपनी आंखों से देखी, अपने कानों से सुनी, ठीक है, अपने खुद मैंने सामने उसको होते हुए देखा है, तो उस चीज के लिए मुझे किसी को भी सत्य साबित करने के लिए जो है सबूत की जरूरत नहीं होती, ये इसमें बोला जाता है। कोई चीज है जिसको मैंने खुद टच करके देखा, वो सॉफ्ट है या हार्ड है, मैंने अगर खुद टच कर लिया कि वो सॉफ्ट है, तो मैं किसी को उस चीज का प्रमाण क्यों दूं? ठीक है, वहीं अगर मैंने किसी फूड को, कोई मुझे बोल रहा है कि ये फूड बहुत अच्छा होता है, खाकर देखिए, मैंने अगर उस फूड को पहले से खा लिया है, मुझे वो अच्छा नहीं लगा है, तो उस चीज का भी मुझे क्या है, मुझे पता है, मैंने खुद उसको टेस्ट किया। तो जहां पर भी हमारी इंद्रियां इन्वॉल्व होती हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर प्रत्यक्ष होता है। दूसरी चीज आ जाती है अनुमना। अनुमान का मतलब होता है गेस करना, असम्पशंस, इन्फेरेंस जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये कैसा प्रमाण होता है जिसमें कि हम अपने पुराने नॉलेज से, अपने ओल्ड नॉलेज को थोड़ा सा आइडिया लगा करके किसी चीज का कंक्लूजन निकालते हैं। अब कोई प्रॉब्लम आपके सामने अगर आती है, तो आप लोग क्या करते हो, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कुछ अपने दिमाग में जो आपके पास आइडियाज होते हैं, उसको यूज करके कुछ गेस लगाते हो, है ना? कुछ गेस करते हो। हाइपोथेसिस हमने रिसर्च में पढ़ा था, हाइपोथेसिस लगाते हो जिसको अनुमान कहा जाता है, और सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करते हो। तीसरा आ जाता है उपमना प्रमाण। उपमना का मतलब होता है कंपैरिजन, जहां पर एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर किया जा रहा हो, वहां पर उपमना प्रमाण होता है। अगला आता है अर्थपति। अर्थपति दो चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, अर्थपति दो चीजों से मिलकर बना है, एक होता है अर्थ, ठीक है, यानी कि किसी चीज का अर्थ, किसी चीज का मीनिंग, और पति यानी कि उत्पत्ति, दो चीजें होती है। देखो इसको लिखकर बताती हूँ। अर्थपति दो चीजें हैं, अर्थ प्लस उत्पत्ति, या फिर अर्थ की उत्पत्ति। किसी भी वर्ड का यहाँ पर मीनिंग जो है वो जनरेट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमने जो सुनी सुनाई बातें होती हैं, जो बिलीफ्स होते हैं, जो धारणाएं होती हैं, ठीक है, उन सब के बारे में जो हम सुनते हैं, हम उसको मान लेते हैं। अर्थपति में ये होता है। अब मुझे किसी ने कोई बात बताई कि वेदों पुराणों में ऐसा होता है, मैंने चाहे वेद पुराण नहीं पढ़े हैं, नहीं सुने हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उनकी बात को मान लिया। ये एक प्रमाण होता है, किसी की बात को मान लेना एक प्रमाण होता है। ठीक है, अनउपलब्धि लास्ट है, अनउपलब्धि नॉन एप्रीहेंशन, नॉट अवेलेबल। देखो अनुपलब्धि दो चीजों से बना है, अनु उपलब्धि यानी कि नॉट अवेलेबल, जो चीज उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये होता है एब्सेंस ऑफ नॉलेज, एब्सेंस ऑफ नॉलेज इसको कहा जाता है अनउपलब्धि। ठीक है, एब्सेंस ऑफ नॉलेज जहां पर हमें ज्ञान ही नहीं है। अब किसी जगह पर हमें किसी पर्टिकुलर चीज का अगर ज्ञान नहीं है, तो उसको अनउपलब्ध कहा जाएगा। एक यहाँ पर मिस हो गया शब्द। शब्द क्या होते हैं, शब्द को इंग्लिश में वर्ड्स बोला जाता है। वर्ड्स जहां पर यूज किए जाते हैं वो वर्बल चीज होती है, कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा है। वर्बल टेस्टिमनी मतलब शब्द, किसी के शब्दों पर हम कैसे विश्वास कर रहे हैं। ठीक है, किसी के शब्दों पर ही विश्वास करके हम कोई डिसीजन ले लेते हैं, उस चीज को शब्द यानी कि वर्बल टेस्टिमनी के नाम से जाना जाता है। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने आज कंप्लीट कवर कर लिया है। ठीक है, हमने कंप्लीट कवर कर लिया है लॉजिकल रीजनिंग को भी। इतना भी पढ़ लोगे तो काफ़ी है, 7 से 6 से 7 क्वेश्चंस इतने में से भी आपको एग्ज़ाम में पूछने मिल सकते हैं। पीवाईक्यूज़ पे ऑलरेडी सेपरेट वीडियोज़ हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड किया हुआ है, उस लिंक में जाकर आप सभी वीडियोज़ को देखकर फटाफट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।